नमस्ते छात्रों। समास आज पढ़ाएंगे अपन दो। अपन ने पहले दो समास पढ़ लिए हैं। इनमें पहला था अव्ययभाव और दूसरा कर्मधारय। तीसरा आता है आपके आज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका मतलब है इसमें जो समस्त पद होगा वो चय नामक संज्ञा से जुड़ा होगा। चय से जो चय का अर्थ होता है और या अथवा, और या अथवा, ये चय से जुड़ा हुआ होता है। यानी जब अपन अर्थ करेंगे समस्त पद का तब वहाँ पर चय शब्द है उसका अर्थ निकलेगा और या अथवा। जैसे कि माता पितरो, माता और पिता, इस प्रकार इसका आपको ध्यान देना है। ये जो समास होता है वो उभय पदार्थ प्रधान होता है। इसमें उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब दोनों। पदार्थ का मतलब होता है पद का अर्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है? पद का अर्थ। यानी इसमें दोनों ही पदों का जो अर्थ है वो प्रदान होता है। इसमें दोनों ही पदों का जो अर्थ है वो प्रदान होता है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे उभय पदार्थ प्रधान। ये समास है। और इसके जो पहले अपन ने कर्मधारय समास पढ़ा था और उससे पहले अव्ययभाव समास पढ़ा था, तो उनमें भी इसी प्रकार उनकी विशेषताएं थी। अब इसके अंदर विग्रह में देखिए, इसमें दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होगा। और एक बात और लिखनी है आपको, इसमें द्वंद्व समास में जो चय का प्रयोग होगा विग्रह करते समय ये वो प्रत्येक पद के बाद होगा। प्रत्येक पद के बाद ध्यान देना आपको। चय का प्रयोग प्रत्येक पद के बाद में होगा। विग्रह करेंगे तब प्रत्येक पद में समान विभक्ति लगेगी और प्रत्येक पद के बाद में अपन चय का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं उदाहरण लिखवा रहा हूँ, राधा कृष्णम, इसमें दोनों पद प्रधान हैं। एक बात और है, इसमें जो दोनों पद होंगे, दो पद होंगे या तीन पद, समास में हमेशा दो या तीन पद या चार पद ही होंगे। यानी जो समस्त पद होता है समास में वो द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसका समस्त पद का मतलब जो सामासिक पद होता है, जुड़ा हुआ शब्द रहता है, ये समस्त पद क्या कहलाता है? ये सामासिक पद है वो समस्त पद कहलाता है। ये ध्यान देना है आपको। समस्त का मतलब ये होता है। और विग्रह करेंगे तब वो विग्रह पद कहलाएगा अलग अलग। समस्त पद द्विवचन या बहुवचन में मिलेगा आपको, ये ध्यान देना है आपको। समस्त पद द्विवचन या बहुवचन में ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। समस्त पद हैं वो द्विवचन या बहुवचन में रहेगा। अब विग्रह करेंगे अपन तब विभक्ति वही रहेगी, उनका जो वचन है वो एक वचन होता रहेगा। कैसे? जैसे राधा कृष्ण दो शब्द है, इसका मतलब द्विवचन है और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है। ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है, तो विभक्ति प्रथमा ही रहेगी। अलग अलग करेंगे तो उनका जो वचन है वो एक हो जाएगा। कैसे? पहले है राधा, तो राधा प्रथमा एक वचन क्या होगा? राधा होगा। दूसरा है कृष्ण, तो कृष्ण का प्रथमा एक वचन क्या होगा? कृष्ण होगा। अब बात इसमें थी कि विग्रह करेंगे तब प्रत्येक पद के बाद में क्या लगाएंगे? चय का प्रयोग करेंगे। तो ये चय है, इस चय का प्रयोग प्रत्येक पद के बाद में करेंगे। तो अगर दो पद है तो दो बार चय आएगा, तीन पद है तो तीन बार चय आएगा। कैसे? राधा चय, कृष्ण है चय। अर्थ होगा राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये आपको ध्यान देना है। चय दो बार आया है लेकिन और जो अर्थ है वो एक ही बार आएगा। पार्वती परमेश्वरौ, तो यहाँ पर क्या होगा? पार्वती चे परमेश्वर है चे, ये भी द्विवचन के अंदर है। बहुवचन तीन शब्द भी हो सकते हैं, जैसे सीता राम लक्ष्मणा है, ये तीन शब्द आ गए इसके अंदर, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया।
तो वही नियम वही रहेगा, इनको अलग अलग करेंगे तो एक एक वचन में आएगा। ये जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, ये ध्यान है, बहुवचन की विभक्ति है, बहुवचन का जो रूप उसका लोप हो जाएगा, प्रत्येक पद एक वचन में आएगा तो होगा सीता चे रामः च लक्ष्मणः च। इसमें जो विसर्ग और च का जो मेल होता है वो सत्व संधि में होता है, तो कहीं पर आपको इस प्रकार भी लिखे हुए मिलते हैं, रामश्च लक्ष्मणश्च सीताश्च, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये सत्व संधि के कारण होता है। तो इस प्रकार जैसे माता पितरौ, तो यहाँ पर क्या होगा माता च पिता च, द्विवचन का शब्द है पितरौ, पिता पितरौ पितर है, तो ये द्विवचन का रूप है, तो एक वचन क्या होगा माता च पिता च, माता वो पिता। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। ये इसका समास है, द्वंद्व समास है। इस द्वंद्व समास में भी ये भी 3 प्रकार से होता है, नाम दो द्वंद्व रहेगा, लेकिन इसके जो नियम है प्रकार हैं वो भी 2-3 प्रकार है, उनको अलग अलग तरीके से अपन समझेंगे। तो ये इसको बोलेंगे अपने द्वंद्व समास। इसके बाद में एक होता है समाहार द्वंद्व समास और एक होता है शेष द्वंद्व समास। तो इसको उतार लीजिए शीघ्र। ये क्या आता है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ये है कि ये समूह का बोध कराता है। हालांकि समूह का जो बोध कराने वाला जो समास है वो द्विगु समास होता है, लेकिन इसका जो एक दूसरा रूप है वो भी है कि ये जो समास है वो जो उदाहरण है वो तो इसी प्रकार के रहेंगे, लेकिन ये समूह का बोध कराएगा, समाहार का बोध कराएगा कि बहुत चीज़ों का, बहुत प्राणियों का, बहुत पशुओं का, नदियों का जो है वो एक समूह रहेगा। इसके अंदर जो द्वंद्व समास हैं इसमें शरीर के अंगों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, वाद्य यंत्रों के नाम आते हैं, कीट पतंगों के नाम आते हैं, भगवान के नाम आते हैं, व्यक्ति विशेष के नाम आते हैं। तो इस प्रकार के ये जो नाम है वो द्वंद्व समास के अंदर ज़्यादा आते हैं। ये जो समाहार द्वंद्व समास रहेगा इसमें जो समस्त पद होता है वो नपुंसकलिंग में रहता है, ये ध्यान देना है। समस्त पद किस में रहता है नपुंसकलिंग में रहता है, ये आपको ध्यान देना है। जबकि इसके अंदर नपुंसकलिंग में भी रह सकता था, ऊपर वाले में जो पढ़ाया अपन ने द्वंद्व समास के अंदर। कैसे, जैसे कंदमूल फलानी, तो ये नपुंसकलिंग का भी हो गया, तो अपन इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा कंदम च मूलम च फलम च, क्योंकि ये नपुंसकलिंग की विभक्ति है, नपुंसकलिंग का रूप है और प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो नपुंसकलिंग के अंदर इनको अलग अलग करेंगे अपन, तो कंदम च मूलम च फलम च आ जाएगा। तो ये तो जो समास है उसमें तीनों लिंगों के शब्द हो सकते हैं, स्त्रीलिंग के भी हो सकते हैं, नपुंसकलिंग पुल्लिंग के भी हो सकते हैं। जो समाहार द्वंद्व समास है विग्रह करने का तरीका तो ये ऊपर वाला ही, प्रत्येक पद के बाद में च आएगा, दोनों पदों में समान विभक्ति आएगी, लेकिन इसमें जो शब्द रहेगा वो नपुंसकलिंग का बोध कराएगा। नपुंसकलिंग में रहेगा जैसे काक मयूरम, एक कौवा है और एक मयूर है, तो कौवा और मयूरों का जो समूह होता है तो इस कारण से इसका जो नाम है वो समाहार रखा गया है कि ये समूह का बोध कराता है, लेकिन है ये नपुंसकलिंग का शब्द। ये इस प्रकार भी आ सकता था काक मयूरौ, ये देखो, लेकिन यहाँ समूह का बोध नहीं कराएगा, यहाँ पर काक है चाहे मयूर है चाहे ही होगा। और इसका जो विग्रह तो इसका भी वही रहेगा जो इसका है, जैसे काक है चाहे मयूर है चाहे, एक आता है इनमें समाहार, क्योंकि ये समूह का बोध कराता है। काक है चाहे मयूर है चाहे समाहार है, कौवा और मयूरों का समूह है। इस प्रकार से आपको इसमें समूह का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे। और भी उदाहरण है इसके अंदर, जैसे पाणी पादम, तो इस प्रकार ये पाणी पादव भी लिखा सकता था और पाणी पादम भी आ गया, तो ये समूह का बोध कराएगा। जैसे पाणी यानी होता है हाथ और पाद यानी क्या होता है पैर, तो पाणी हाथ दो होते हैं इसलिए इसका द्विवचन क्या होगा पाणी होगा।
और चे का प्रयोग होगा। दूसरा है पाद, पाद का द्विवचन क्या होगा? पादौ होगा। इस प्रकार से क्या होगा? पाणी च पादौ च समाहार है। इस प्रकार से आपको इनका विग्रह करना है। अब भी एक इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान देना है आपको। जैसे अपन समाहार का प्रयोग करेंगे, इससे पूर्व एक सर्वनाम शब्द आता है, उसका भी प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे? अगर समस्त पद द्विवचन का है तो द्विवचन का शब्द होगा, और बहुवचन का है तो बहुवचन होगा। एक तो होता है अनयो, एक होता है ऐशाम। ऐशाम बहुवचन के लिए होगा और अनयो द्विवचन के लिए होगा। जैसे पैर और हाथ, ये बहुवचन का शब्द हो गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऐशाम का प्रयोग होगा। पाणी च पादौ च ऐशाम समाहार है, हाथ और पैरों का समूह है। और जैसे काक मयूरों में काक च मयूरों च समाहार है, तो इनमें क्या होगा? अनयो, का कौवा और मोर का समूह है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अनयो का। काक च मयूर च अनयो समाहार है, काक और मयूर का समूह है, और यहाँ पर होगा हाथ और पैरों का समूह है। इस प्रकार से आपका ये धुंध जो समाहार है वो हो गया। शीघ्र उतार लीजिए। और इसी के अंदर है एक शेष द्वंद्व समास। इसी का तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। नाम तो इसका द्वंद्व समास ही रहेगा, बस इसको समझने का जो तरीका है वो है कि इसके अंदर जो समस्त पद होगा उसमें एक ही पद प्रधान रहेगा, एक ही पद है, उसी का अर्थ मान्य रहेगा। कैसे? जैसे पितरौ या मातरौ लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर दोनों ही होंगे, माता च पिता च। एक ही शब्द है लेकिन यहाँ पर अर्थ है दोनों का अलग अलग होगा, माता च पिता च। इसलिए एक शेष द्वंद्व समास इसीलिए कि इसमें जो समस्त पद होगा उसमें एक ही पद शेष रहेगा, दो नहीं रहेंगे, एक ही पद शेष रहेगा। जैसे ब्राह्मणौ तो क्या होगा? ब्राह्मण है च ब्राह्मणी च, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। पुत्रौ है पुत्री च पुत्र च, राम है तो राम है च राम है च, दो राम हो गया। पुत्री है च पुत्र है, पुत्र और पुत्री होगा। इस प्रकार से इसमें जो समस्त पद हैं वो एक ही पद का अर्थ निकालेगा, इसमें एक ही पद शेष रहेगा। इस प्रकार आपका द्वंद्व समास है वो कंप्लीट हो गया है। उतार लीजिए शीघ्र। अब आता है आपका एक चौथा नंबर पे बताते हैं अपन तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का जो भेद होता है वो कर्मधारी होता है, जो अपन ने पहले पढ़ा दिया है। तो तत्पुरुष का जो भेद है वो कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। तत्पुरुष के अंदर इसमें किसकी प्रधानता होती है? उत्तरी पदार्थ प्रधान, उत्तरी पदार्थ से प्रधान या उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। कैसे? उत्तर का मतलब बाद वाला, पद का मतलब पद, अर्थ का मतलब अर्थ। यानी जो दूसरा पद होता है उसका अर्थ ही क्या होता है? प्रधान होता है। किस प्रकार से? जैसे एक उदाहरण लिखकर समझा देता हूँ मैं आपको छोटा सा। राजपुरुष है, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? ये वाला प्रधान होगा दूसरा पद। पहला शब्द क्या है? राज। राज का मतलब राजा से होता है। जैसे उत्तर पद की प्रधानता कैसे हैं? इसमें पहले पद के अंदर विभक्ति लगेगी। वो किस प्रकार लगेगी? क्योंकि दोनों जो तत्पुरुष समास होता है उसके जो रूप होते हैं वो द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक बनते हैं इसके रूप। दूसरा पद प्रधान रहता है और पहले पद में अपन उचित विभक्ति लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पदार्थ प्रधान समास बोलते हैं। उत्तर इस शब्द से समझेंगे अपन, जैसे कि अपन बोलते हैं राजपुरुष
राजपुरुष, राजपुरुष आनय है, ये अपने लिखा है आनी। इसका अर्थ क्या होता है? राजा के पुरुष का मतलब सैनिक से लिख सकते हैं अपने, राजा के सैनिक को लाओ। आने का मतलब क्या होता है? लाओ। देखिए शब्द क्या है यहाँ पर? राजपुरुष। राजपुरुष का मतलब क्या होता है? राजा का पुरुष अर्थात सैनिक। राजा का पुरुष कौन होता है? सैनिक। तो यहाँ पर आएगा कौन? राजपुरुष। शब्द दो हैं यहाँ पर, एक राजा है और एक पुरुष है। अपन ये बोलें कि राजपुरुष को लाओ, तब वहाँ पर किसको ले जाया जाएगा? पुरुष को ही ले जाया जाएगा, सैनिक को ही ले जाया जाएगा, नहीं कि राजा को। राजा को नहीं ले जाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन से पद की प्रधानता है? उत्तर पद की प्रधानता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि समस्त पद है, इसमें ये बोला जा रहा है कि राजपुरुष को लाओ, यानी राजा के पुरुष को लाओ। तो इस पुरुष को ही, सैनिक को ही ले जाया जा रहा है, राजा को नहीं ले जाया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको ले जाया जा रहा है तो अपन लिखेंगे पुरुष है। क्या लिखेंगे? पुरुष है। और इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने के बाद में जो समस्त पद का जो हिंदी अर्थ होता है वही विग्रह पद का हिंदी अर्थ होता है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ है राजा का पुरुष, राजा का सैनिक। तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी आ रही है? कारक कौन सा आ रहा है? कौन सा कारक आ रहा है? यहाँ पर संबंध आ रहा है, कारक नहीं है, यहाँ पर संबंध है। किसका? राजा का और सैनिक का संबंध है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है राजा का, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ रहा है? कारक का का। तो विभक्ति कौन सी आएगी? षष्ठी। तो राजा की षष्ठी क्या होती है? राज्य है। तो ये हो गया राजपुरुष है। इस प्रकार अभी आप समझ में आ गया होगा। और इसके द्वितीय से सप्तमी तक जो उदाहरण है वो किस प्रकार से बनेंगे? जो पहली जो प्रथम शब्द होता है वही इसमें समास का नाम होता है। जो पहला शब्द होता है वही समास का नाम होता है। कैसे? तत्पुरुष नाम है, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी लगाई है? षष्ठी। तो अपन बोलेंगे षष्ठी तत्पुरुष। क्या बोलेंगे? षष्ठी तत्पुरुष। जैसे देखो कर्षणाश्रित है, दो शब्द है कर्षण और आश्रित। क्या है? कर्षण है और क्या है? आश्रित। कर्षण और आश्रित। तो यहाँ पर कारक कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। ऐसे कर्षणम आश्रित, कर्षणम आश्रित, कर्षण को आश्रित, कर्षण को आश्रित। जैसे गराम गत है, इसमें जो दूसरा पद है वही प्रधान है आश्रित, और पहला पद है उसमें अपने द्वितीय उक्ति लगा दी, जिसका नाम क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। ग्राम गत है तो क्या हो गया? गत तो प्रधान है तो गत गत जाएगा, इसमें द्वितीय क्या होगी? ग्रामम। क्या हो गया? ग्रामम गत है, गांव को गया। तो यहाँ पर भी क्या होगी? द्वितीय तत्पुरुष होगी। फिर है हरितरात है, क्या होगा विग्रह? हरिणः त्रात है, हरि के द्वारा रक्षित, हरि के द्वारा रक्षित। जिसमें तृतीय विभक्ति लगी है यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या हो गया? तृतीय तत्पुरुष। फिर हैं भूत बलि, भूत के लिए बलि। तो क्या होगा? चतुर्थी बहुवचन, भूतों के लिए बहुवचन होगा, भूत एक नहीं होगा, बहुवचन लिया है इसमें। भूतेभ्य है बलि है, दूसरा पद प्रधान है ही, तो भूत के लिए बलि। तो यहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। फिर है चोर भयम, चोर का भय, या चोर से भय, सॉरी चोर से भय, तो होगा चोरात। भय धातु भी आ गई यहाँ पर, अभी अगर आपको याद हो पहले पढ़ाया था मैंने। भय इस अर्थ में क्या होगा? पंचमी आएगी। चोराद भयम, चोर से भय, चोर से डर, यहाँ पर हो गया पंचमी तत्पुरुष। षष्ठी का मैंने ऊपर बता दिया एक उदाहरण, अब एक और ले लो आप। जैसे जलमग्न है, जलमग्न है अर्थ क्या होगा? जल में मग्न, जल में मग्न। तो अपन करेंगे जले मग्न है। दूसरा पद प्रधान है, पहले पद में अपनी विभक्ति लगाई है, कौन सी? सप्तमी अधिकरण। तो यहाँ वो हो गया जल में मग्न, जल में लीन, तो होगा सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार से ये जो रूप हैं वो द्वितीय से सप्तमी तक बनते हैं। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है,
पहले पद में अपन विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया था भाई, प्रधान पद ये होता है क्योंकि यही इसमें मुख्य होता है, इसी को लाया जाता है, यही काम में आता है। ठीक है, और समस्त पद का और विग्रह पद का अर्थ एक ही होता है, इसमें ये विशेष ध्यान रखना है। समस्त पद का और विग्रह पद का जो अर्थ होता है वो एक ही होता है, और अर्थ आप कारक चिन्ह के अनुसार निकाल सकते हो, तब विभक्ति का मालूम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर लगाया अपने राजपुरुष, राजा का पुरुष षष्ठी, यानी का आते ही अपन को लगा दिया कौन सी, षष्ठी विभक्ति, तो हो गया राज्य पुरुष है। इस प्रकार से ये बिल्कुल इजी समास है। शीघ्र उतार लीजिए।